जब इंसान सच में जंगल में था, उसे कुछ नहीं आता था, न खेती, न शहर, न मंदिर बनाने का कोई सिस्टम। तो गोबेकली तेपे जैसा विशाल पत्थरों का मंदिर पिरामिडों से भी करीब 7000 साल पहले कैसे बन गया और किसने बनाया? ये खंभे कई टन भारी हैं, इन्हें काटना, घिसना, उठाना और गोल घेरे में खड़ा करना आज भी आसान नहीं। तो 12000 साल पहले यह काम कौन करवा रहा था? क्या हम इंसान की शुरुआत को गलत समझ रहे हैं, या किसी ने हमें बहुत पहले कोई ज्ञान दिया था? क्या जिनको लोग भगवान समझते रहे वे असल में एलियन थे और धर्म बस उसी पुराने संपर्क की याद बनकर रह गया? या फिर उल्टा, क्या भगवान का विचार ही एक कहानी है जिसे डर दिखाकर लोगों को काबू में रखने के लिए बनाया गया, क्योंकि असली सच बताने से लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे? और सबसे सीधा सवाल, हम इंसानों का मूल आखिर है कहां से? क्योंकि अगर हमारी शुरुआत इतनी साधारण थी तो फिर इतनी जल्दी इतना हासिल कैसे कर लिया? आज हम बिना घुमाए इसी सवाल पर हाथ रखेंगे। गोबेकली तेपे अगर सच है तो हमारी इतिहास की किताब या तो अधूरी है या फिर किसी ने जानबूझकर उसे अधूरा रखा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, गोबेकली तेपे एक्सपोज्ड लाइक नेवर बिफोर। जब इंसान जंगल में था तब यह मंदिर किसने बनाया? हमें बचपन से यही बताया गया कि बहुत पुराने समय में इंसान लगभग जानवरों की तरह जीता था। जंगलों में घूमना, शिकार करना, फल पत्ते खाना और रात को गुफा या खुले आसमान के नीचे सो जाना, बस यही उसकी दुनिया थी। न पक्के घर, न बड़े शहर, न लिखाई, न राजमहल और न ही मंदिर जैसी कोई चीज। खेती भी तब तक पक्के तौर पर शुरू नहीं हुई मानी जाती, और भगवान की पूजा जैसी बात, जैसा हम आज समझते हैं, उस दौर में इतनी साफ और तय नहीं मानी जाती। लेकिन फिर तुर्की की जमीन पर एक जगह मिलती है, गोबेकली तेपे, और सारी कहानी हिल जाती है। यह जगह करीब 12000 साल पुरानी मानी जाती है, यानी मिस्र के पिरामिड बनने से लगभग 7000 साल पहले की। यहाँ गोल घेरे में विशाल टी आकार के पत्थर के खंभे खड़े हैं। हर खंभा कई टन भारी है। उन पर शेर, सांप, बिच्छू, गिद्ध जैसे जानवरों की नक्काशी है, इतनी बारीकी से कि आज भी देखकर लगता है कि इन्हें बनाने वाले लोग बस जंगल में भटकने वाले नहीं थे। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इंसान उस समय इतना कच्चा था तो उसने इतने भारी पत्थर कैसे काटे, कैसे घिसे, कैसे उठाए और गोल घेरे में खड़े कैसे किए? यह काम आज भी आसान नहीं है। तो 12000 साल पहले कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या यह सच में मंदिर था या कुछ और? इसी रहस्य के बीच इंटरनेट पर एक कहानी बहुत तेजी से फैली। सोशल मीडिया पर कहा गया कि एआई ने गोबेकली तेपे का राज खोल दिया है। दावा किया गया कि एआई ने खंडहरों को स्कैन किया और खंभा नंबर 43 पर छिपा हुआ एक चंद्र कैलेंडर पकड़ लिया। कुछ लोगों ने कहा कि खंभा 43 पर बनी नक्काशी असल में तारों का नक्शा है, और इससे भी बड़ा दावा, पूरा गोबेकली तेपे एक चेतावनी है, एक धूमकेतु की टक्कर की चेतावनी जिसने धरती का मौसम अचानक बदल दिया था। कुछ वीडियो यह भी कहते रहे कि एआई ने जमीन के नीचे बड़े बड़े कमरे देख लिए हैं जिनमें चीजें पूरी तरह सुरक्षित पड़ी हैं। सुनने में यह सब बहुत फिल्मी लगता है, इसलिए लोग जल्दी मान लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस कहानी का कोई पक्का मान्य सबूत सामने नहीं है। बड़े पुरातत्व समाचार या गंभीर जगहों पर यह बात वैसी नहीं दिखती जैसी सोशल मीडिया पर दिखाई गई। असल में यह एआई वाली खोज थी ही नहीं। जो बात इंटरनेट पर एआई बन गई, उसकी जड़ एक इंसान के काम में थी। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के डॉक्टर मार्टिन स्वेटमैन ने 2017 और 2024 में गोबेकली तेपे के चिन्हों पर काम किया। उन्होंने खंभा 43 के निशानों को देखकर अपनी एक व्याख्या दी। वही व्याख्या बाद में घूमते घूमते एआई ने डिकोड कर दिया, बन गई। स्वेटमैन का कहना है कि खंभा 43 पर जो भी आकार के निशान हैं, वे सिर्फ सजावट नहीं हो सकते। उनके अनुसार ये निशान दिन गिनने के लिए इस्तेमाल होते थे। उनका दावा है कि यह एक ऐसा साल दिखाता है जिसमें 12 चंद्र महीने हैं
और साथ में 11 अतिरिक्त दिन भी हैं। यानी कुल मिलाकर साल को ठीक से गिनने का एक तरीका। वह यह भी कहते हैं कि इन वी आकार के निशानों से सूरज, चांद और कुछ तारों की चाल को समझा जाता था। उन्होंने एक और बात कही कि एक वी आकार का निशान जो एक पक्षी जैसी आकृति के पास दिखता है, उस समय के ग्रीष्म संक्रांति वाले आसमान से जुड़ा हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि यह खंभा लगभग 10,850 ईसा पूर्व में खड़ा किया गया होगा, कुछ 100 साल आगे पीछे हो सकता है। अब यह तारीख इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि यह उसी समय से मेल खाती है जब धरती पर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई थी। यह ठंड करीब 1200 साल तक चली। हिमयुग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर मौसम अचानक सख्त हो गया। स्वेटमैन को शक है कि यह ठंड किसी धूमकेतु की टक्कर की वजह से आई होगी। उनका मानना है कि खंभा 43 पर बने निशान उसी टक्कर की तारीख या उसी घटना का संकेत हो सकते हैं। वह आगे यह भी जोड़ते हैं कि इस तरह की तबाही में बड़े जानवरों के खत्म होने में मदद मिली होगी, जैसे ऊनी हाथी, और फिर इंसानों पर जीने का दबाव बढ़ा होगा। उन्हें नया तरीका ढूंढना पड़ा होगा, ज्यादा टिककर रहना, ज्यादा सुरक्षित भोजन का इंतजाम करना और आखिरकार खेती की तरफ बढ़ना। यानी उनके हिसाब से गोबेकली तेपे सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं, बल्कि उस बड़े मोड़ की कहानी का हिस्सा है जिसने इंसान की दिशा बदल दी। लेकिन दिक्कत यह है कि यह सब अभी भी विवाद में है। बहुत से विशेषज्ञ स्वेटमैन की बात से सहमत नहीं हैं। गोबेकली तेपे पर रोज काम करने वाली जर्मन टीम ने मोर देन अ वल्चर नाम से जवाब दिया। उनका कहना है कि कुछ निशान चुनकर उन्हें तारों से जोड़ देना ठीक नहीं। उनके अनुसार खंभों की नक्काशी को पूजा पाठ, रस्मों और उस समय की परंपराओं के हिसाब से भी समझा जा सकता है। मतलब यह जरूरी नहीं कि ये जानवर तारों के नक्शे हों, वे बस जानवर भी हो सकते हैं या उस दौर की किसी खास सोच के प्रतीक। यहीं से साफ हो जाता है कि एआई ने रहस्य सुलझा दिया वाली बात असल में एक इंटरनेट कहानी थी जो एक विवाद वाली व्याख्या से निकलकर और भी बड़ी सनसनी बन गई। यह कहना गलत होगा कि एआई पुरातत्व में इस्तेमाल नहीं हो रहा, असल में हो रहा है और कई जगह कमाल भी कर रहा है। ग्वाटेमाला में जंगलों के ऊपर से किए गए स्कैन का डेटा एआई से पढ़ा गया और कहा गया कि पेड़ों के नीचे छिपी माया सभ्यता की 60,000 से ज्यादा चीजें सामने आई। ढांचे, सड़कें और बड़े इलाके। जहां पहले लोग बस जंगल देखते थे, वहां एआई ने छिपी चीजें पकड़ ली। इटली में एक प्राचीन ग्रंथ था जो ज्वालामुखी विस्फोट में इतना जल गया था कि उसे छूना भी मुश्किल था। 2023 में खास स्कैन और एआई की मदद से उसमें लिखा हुआ पहला शब्द पढ़ा गया। और पेरू में नाज़का रेखाओं के मामले में भी एआई ने तेजी से नई आकृतियां पहचान ली जो इंसानों को बहुत समय में मिलती। मतलब एआई सच में पुरातत्व में मदद कर रहा है, लेकिन गोबेकली तेपे में अभी तक ऐसा कोई पक्का आधिकारिक एआई काम नहीं हुआ जैसा सोशल मीडिया में बताया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि गोबेकली तेपे का बहुत छोटा हिस्सा ही अब तक खोदा गया है। जमीन के नीचे अभी बहुत कुछ दबा हो सकता है। भविष्य में एआई यहां मदद कर सकता है, तस्वीरों और त्रिआयामी डेटा से चिन्हों की तुलना करने में, पैटर्न पकड़ने में और यह अंदाजा लगाने में कि कहां दबे हुए ढांचे हो सकते हैं। जमीन के अंदर देखने वाले उपकरणों के संकेतों को भी एआई बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है और शायद तब यह साफ हो सके कि स्वेटमैन की बात में कितना दम है और कितना अंदाजा। लेकिन फिलहाल सच यह है कि गोबेकली तेपे अब भी एक पहेली है, और यह पहेली इसलिए और भी बड़ी लगती है क्योंकि इसकी उम्र इतनी पुरानी है कि वह हमें उसी जगह पर ले जाकर छोड़ देती है जहां सवाल सबसे खतरनाक बन जाता है। अगर उस समय इंसान सच में जंगल में था तो फिर यह विशाल पत्थर का मंदिर कैसे बन गया? क्या हम उस समय के इंसान को कम समझ रहे हैं? क्या धर्म की शुरुआत खेती से पहले हो गई थी, या फिर कोई ऐसी बात है जो अभी तक हमारी समझ से बाहर है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गोबेकली तेपे के पास ही एक और जगह है
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह भी उतनी ही पुरानी है और शायद उससे भी ज्यादा राज खोलने वाली। नंबर 2, मेडिक तेपे। क्या गोबेकली तेपे से भी पुरानी और ज्यादा खुलासा करने वाली जगह? गोबेकली तेपे की चर्चा जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। गोबेकली तेपे के पास ही एक दूसरी जगह है जिसका नाम है मेडिक तेपे, और दावा यह है कि यह जगह गोबेकली तेपे जितनी पुरानी हो सकती है, बल्कि कुछ संकेतों के हिसाब से थोड़ी सी और भी पुरानी। सुनने में यह बात ही अजीब लगती है क्योंकि गोबेकली तेपे की उम्र खुद ही इतनी पुरानी मानी जाती है कि लोग उसे असंभव बोलने लगते हैं। लेकिन फिर भी उसी इलाके में एक के बाद एक ऐसे टीले मिल रहे हैं जो बताते हैं कि बात सिर्फ एक गोबेकली तेपे तक सीमित नहीं थी। यह पूरा इलाका तुर्की के दक्षिण पूर्व में है। यहाँ गोबेकली तेपे के अलावा कराहान तेपे जैसे स्थल भी हैं। इन सब में एक चीज मिलती जुलती है, ये सब एक तरह के बड़े मिट्टी के टीले हैं जिनके अंदर दबे हुए ढांचे हैं। बाहर से देखें तो बस एक उभरी हुई पहाड़ी जैसी लगेगी, लेकिन अंदर पत्थर की बनी हुई पुरानी दुनिया छिपी रहती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी ऐसा कोई नया टीला ठीक से जांचा जाता है तो उसकी उम्र अक्सर उम्मीद से ज्यादा पुरानी निकलती है। मेडिक तेपे के साथ भी यही हो रहा है। इसे भी 12,000 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। ठीक ठीक साल बताना अभी मुश्किल है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं उन्हें देखकर कहा जा रहा है कि यह बहुत शुरुआती दौर की जगह है। यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि लंबे समय तक गोबेकली तेपे को शुरुआत माना गया। लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे यहीं से इंसानी दुनिया ने नया मोड़ लिया, जहां बड़े पत्थर, बड़ी जगह और खास तरह की पूजा या रस्में दिखाई देती हैं। कई बार इसे इतिहास की शुरुआत जैसी लाइनें भी दे दी जाती हैं। कुछ लोग तो इसे ईडन गार्डन जैसी कहानियों से जोड़कर भी देखते हैं। लेकिन अगर मेडिक तेपे भी उतना ही पुराना निकला तो फिर गोबेकली तेपे अकेला नहीं रह जाता। तब सवाल बदल जाता है, अगर गोबेकली तेपे शुरुआत नहीं था तो उससे पहले क्या था, और उसके आसपास यह सब एक साथ कैसे चल रहा था? मेडिक तेपे की खुदाई एक बड़े काम का हिस्सा है जिसे वहां ताश टेम्पलर परियोजना कहा जाता है। इसका मकसद उस इलाके के शुरुआती पुराने स्थलों को समझना है कि लोग कैसे शिकार से धीरे धीरे टिककर रहने लगे, कैसे उनकी बस्तियां बनी, कैसे उनका जीवन बदलने लगा। इस काम में मेडिक तेपे बहुत अहम बनता जा रहा है। कहा गया कि मेडिक तेपे को पहले एक सर्वे के दौरान पुरातत्वविद फातिमा शाहीन ने पहचाना था। उस समय वह इलाका वैसे भी ऐसे कई छोटे बड़े टीलों से भरा है, और तुर्की में ऐसे टीले बहुत ज्यादा हैं, इतने कि हर टीले के नीचे कुछ हो सकता है। लेकिन हर जगह खुदाई करने के लिए समय और पैसा दोनों कम पड़ते हैं, इसलिए बहुत सी जगहें बस नक्शे पर दर्ज होकर रह जाती हैं। लेकिन मेडिक तेपे को पूरी तरह जांच वाली स्थिति मिली। खुदाई, टीम, उपकरण, सब कुछ। और जैसे ही काम आगे बढ़ा, इसकी अहमियत साफ होने लगी। प्रोफेसर डगलस बेयर्ड और उनकी टीम के अनुसार मेडिक तेपे की सबसे पुरानी परतें उस दौर की हैं जिसे वे बहुत शुरुआती नया पत्थर वाला समय मानते हैं, यानी जैसे उस नए समय की शुरुआत। और यहाँ एक बहुत खास बात सामने आती है, यहाँ सिर्फ एक जैसी इमारतें नहीं मिली, अलग अलग आकार की, अलग अलग तरीके की बनी हुई जगहें मिली। इसका मतलब यह नहीं कि वहां बस एक ही तरह की जिंदगी थी, वहां अलग अलग काम होते थे। कोई जगह रहने की हो सकती है, कोई भंडारण की, कोई किसी खास काम की। यहां तक कि यह भी कहा गया कि यह सिर्फ मिट्टी के झोपड़े वाली कहानी नहीं लगती, यह एक ऐसी जगह लगती है जहां लोग सच में टिक कर रह रहे थे और उनकी जिंदगी में कई तरह की गतिविधियां थीं। और जब किसी एक जगह में यह सब दिखने लगता है तो एक और बात सामने आती है, इस इलाके में ऐसे और भी दर्जनों टीले हैं, यानी मेडिक तेपे अकेला नहीं। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह पूरा इलाका उस समय कई जगहों का एक समूह था। लोग एक दूसरे के पास रहते थे। एक जगह पर पूजा जैसी गतिविधि हो सकती है, दूसरी जगह पर रहने की, तीसरी जगह पर कोई और काम। और इसी बात से वह बड़ा सवाल उठता है
क्या यह सिर्फ अलग अलग छोटे समूह थे या एक बड़ी जुड़ी हुई दुनिया? यहाँ एक तुलना बहुत जोरदार तरीके से की जाती है। बहुत सी पुरानी सभ्यताओं में एक रहने वाली जगह होती है और पास में एक खास पवित्र जगह, जैसे एक सामान्य शहर और उसके पास एक धार्मिक केंद्र। उदाहरण दिया जाता है। आज भी दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं जहां एक जगह पूरी तरह धार्मिक केंद्र जैसी लगती है। उसी तरह कहा जाता है, अगर गोबेकली तेपे एक खास पूजा वाली जगह थी तो क्या मेडिक तेपे एक रहने वाली जगह थी? जैसे एक तरफ पहला वेटिकन और दूसरी तरफ पहला रोम वाली सोच। और अगर ऐसा हुआ तो बीच के सारे टीले, कराहन तेपे, साकमाके और दूसरे, क्या ये सब एक ही इलाके की जुड़ी हुई दुनिया थे? फिर एक और सवाल सामने आता है जो कहानी को और रहस्यमय बना देता है। अगर 12,000 साल पहले यह सब यहां हो रहा था तो फिर बाकी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं दिखता? तुर्की से मिस्र बहुत दूर नहीं है, मेसोपोटामिया तो और पास है। फिर इतना समय क्यों लगा कि बड़े पत्थरों वाली यह सोच दूसरे इलाकों तक पहुंचे? क्या लोगों ने यह ज्ञान फैलाया ही नहीं, या फिर बीच के हजारों सालों की कहानी हमसे छूट गई? और इसी के साथ एक अजीब बात भी आती है, इन जगहों को बाद में जानबूझकर दबाया गया। टीले ऐसे नहीं बने कि समय के साथ मिट्टी जमती गई। कई जगहों पर लगता है जैसे किसी ने इन्हें भरकर ढक दिया हो, जैसे कोई कब्र। मेडिक तेपे की खुदाई अब भी जारी है। अभी तक बहुत छोटा हिस्सा ही खुला है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, उम्मीद की जा रही है कि यह जगह शुरुआती इंसानी जीवन की ओर परतें खोलेगी और शायद यह भी बताएगी कि गोबेकली तेपे अकेला चमत्कार नहीं था, बल्कि उस पूरे इलाके में कुछ बड़ा हो रहा था जिसे हम अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। नंबर 3, गोबेकली तेपे को किसने दबाया? सबूत कहते हैं इसे जानबूझकर मिट्टी में दफन किया गया। तुर्की के दक्षिण पूर्व में खेतों और सपाट जमीन के पार एक उभरी हुई पहाड़ी दिखती है। दूर से देखने पर वह कोई साधारण सी टेकरी लगती है, जैसे प्रकृति ने मिट्टी का एक ढेर बना दिया हो। स्थानीय लोग इसे पुराने समय से पॉटबेली हिल जैसा नाम देते रहे, यानी पेट जैसी उभरी पहाड़ी। लेकिन असल में यह पहाड़ी नहीं है, यह गोबेकली तेपे का ऊपर का हिस्सा है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह जगह सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि किसी ने इसे बहुत समय पहले जानबूझकर मिट्टी में दबा दिया था। यही बात गोबेकली तेपे को बाकी हर जगह से अलग बनाती है, क्योंकि पुराने ढांचे अक्सर समय के साथ टूटते हैं, गिरते हैं, मिट्टी जमती है और धीरे धीरे ढक जाते हैं। लेकिन यहाँ मामला अलग लगता है। खुदाई से जो संकेत मिले वे बताते हैं कि इसके गोल घेरे, पत्थर के खंभे और दीवारें सिर्फ छोड़े नहीं गए, बल्कि उनके अंदर जानबूझकर मिट्टी, पत्थर और कचरा भर दिया गया, जैसे किसी ने तय किया हो कि अब इस जगह को बंद कर देना है। गोबेकली तेपे के नीचे विशाल पत्थर के घेरे हैं, जिनमें टी आकार के बड़े खंभे खड़े हैं। इन खंभों पर जानवरों की नक्काशी है, शेर, सांड, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, पक्षी, सब कुछ बहुत साफ और एक जैसी शैली में। यह जगह उस समय की मानी जाती है जब लोग आमतौर पर छोटे छोटे समूहों में घूमते थे। इसलिए जब यह खोज सामने आई तो इतिहास की किताबों पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि यहाँ यह दिखता है कि इतने पुराने समय में भी लोग मिलकर भारी काम कर सकते थे, एक खास जगह बना सकते थे और उसे खास तरीके से सजा सकते थे। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर उन्होंने इसे बनाया तो फिर इसे दबाया क्यों और किसने दबाया? खुदाई में यह बात सामने आई कि करीब 8000 ईसा पूर्व के आसपास यह जगह छोड़ दी गई। इसके बाद इसके घेरों में मिट्टी और पत्थर भरे गए। भराई में जानवरों की हड्डियां, टूटे औजार और इंसानी हड्डियों के टुकड़े भी मिले। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि यह भराई सिर्फ हवा में उड़ती मिट्टी से नहीं हुई। यह एक काम था, किसी ने किया। इस रहस्य की एक बड़ी वजह यह भी है कि गोबेकली तेपे की खोज का इतिहास खुद बहुत अजीब है। 60 के दशक में जब कुछ लोग यहाँ सर्वे करने आए तो उन्हें यह जगह खास नहीं लगी।
उन्हें लगा कि ऊपर पड़े पत्थर शायद किसी पुराने कब्रिस्तान के निशान हैं। यानी उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि नीचे क्या दबा है। कई साल तक यह जगह ऐसे ही पड़ी रही। फिर 1994 में जर्मन पुरातत्वविद क्लाउस श्मिट ने इस पहाड़ी को दोबारा देखा। उन्होंने समझा कि ये पत्थर साधारण कब्रों के नहीं हैं, बल्कि बड़े खंभों के ऊपरी हिस्से हैं। खुदाई शुरू हुई और फिर गोल घेरे, बड़े खंभे और नक्काशी की दुनिया खुलने लगी। श्मिट ने एक और बात पर जोर दिया, यह जगह रहने की जगह जैसी नहीं लगती। यहाँ वैसी चीजें बहुत कम दिखी जो रोजमर्रा के घरों में मिलती हैं, जैसे चूल्हे के साफ निशान, घरों के सामान्य कमरे, रोजाना खाना पकाने की जगहें। इससे उनके मन में यह विचार मजबूत हुआ कि लोग यहाँ रोज रहने नहीं आते थे, बल्कि किसी खास वजह से आते थे और फिर लौट जाते थे। यानी यह जगह किसी खास काम के लिए थी। पूजा, रस्म या कोई सामूहिक काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन घर जैसा नहीं लगता। और अगर यह सच में पूजा या रस्म की जगह थी, तो फिर इसे दबाने की वजह भी उसी से जुड़ी हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि जब लोगों की सोच बदली, उनकी रस्में बदली या किसी नई मान्यता ने जगह ले ली, तो पुरानी पवित्र जगह को छोड़ना पड़ा। लेकिन सिर्फ छोड़ देना शायद उनके लिए गलत माना जाता होगा, इसलिए उन्होंने उसे भरकर बंद कर दिया। एक और विचार यह है कि इसे दबाना सुरक्षा के लिए किया गया। हो सकता है लोग एक समय के लिए वहां से चले गए हों और उन्हें डर रहा हो कि कोई दूसरा समूह आकर उस जगह को नुकसान न पहुंचा दे, तो उन्होंने उसे ढक दिया, जैसे कीमती चीज को छुपा दिया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प विचार यह है कि यह जगह बंद करने की रस्म भी हो सकती है। कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि कुछ जगहें बहुत पवित्र होती हैं और जब उन्हें इस्तेमाल करना बंद किया जाता है, तो उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ना ठीक नहीं। जैसे किसी दरवाजे को बिना ताला लगाए छोड़ देना, इसलिए उसे ठीक तरीके से बंद किया जाता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न करे या उस पवित्रता का अपमान न हो। इस सोच से गोबेकली तेपे को दबाना थोड़ा ज्यादा समझ में आता है कि यह सिर्फ मिट्टी भरना नहीं, बल्कि एक संदेश हो सकता है, अब यह जगह खत्म। लेकिन फिर भी सवाल वही है, यह फैसला किसने किया? क्या वही लोग जिन्होंने इसे बनाया, या बाद में आए किसी दूसरे समूह ने? और क्या उन्होंने इसे धीरे धीरे भरा या एक ही समय में? भराई में जो रोजमर्रा का मलबा और हड्डियां मिली, वह संकेत देता है कि यह काम सोच समझकर किया गया, पर यह काम कितने समय में पूरा हुआ, यह अब भी बहस का विषय है। और इसी वजह से गोबेकली तेपे का रहस्य दोहरा हो जाता है। एक तरफ यह सवाल कि इसे किसने बनाया, दूसरी तरफ यह सवाल कि इसे किसने दबाया। क्योंकि अगर हमें दबाने की वजह समझ आ जाए, तो शायद बनाने की वजह भी समझ में आने लगे। फिलहाल गोबेकली तेपे हमारे सामने एक ऐसी दबी हुई कहानी है जिसे किसी ने जानबूझकर मिट्टी के नीचे छुपा दिया, और आज हम उसी मिट्टी को हटाकर उन पत्थरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन असली जवाब अब भी वहीं दबे हुए हैं। नंबर 4, गोबेकली का गार्डियन, दीवार के अंदर छुपी इंसानी आकृति जो पूरी कहानी बदल सकती है। गोबेकली तेपे को लेकर सबसे बड़ी हैरानी हमेशा यही रही कि यहाँ जानवरों की नक्काशी तो बहुत मिलती है, लेकिन इंसान की साफ मौजूदगी बहुत कम दिखती है। इसी वजह से लंबे समय तक लोग इसे जानवरों वाली दुनिया का प्रतीक मानते रहे, जैसे उस द्वार के लोगों के लिए इंसान नहीं, बल्कि जंगल और जानवर ही सबसे बड़ा मतलब रखते थे। लेकिन अब एक नई खोज ने सबका ध्यान खींच लिया है, क्योंकि इसमें पहली बार गोबेकली तेपे की पत्थर की दीवार के अंदर एक इंसानी आकृति छुपी हुई मिली है, और इसी को कुछ लोग गोबेकली का गार्डियन कहने लगे हैं। यह खोज किसी बड़े ड्रामे वाली खुदाई में नहीं हुई। यह बात और भी अजीब है, यह आकृति उस समय सामने आई जब टीम सामान्य मरम्मत और संरक्षण का काम कर रही थी, यानी पत्थर की दीवारों को मजबूत किया जा रहा था, ब्लॉकों की जांच हो रही थी, और तभी एक पत्थर में इंसानी धड़ जैसी आकृति का आकार साफ होने लगा।
शुरुआत में यह ऐसा लगा जैसे कोई टूटा हुआ टुकड़ा होगा या दीवार का कोई साधारण हिस्सा, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि यह पूरा का पूरा एक इंसानी रूप है, जिसे दीवार के अंदर उसी समय दबाकर लगाया गया था जब दीवार बनाई गई थी। यह आकृति तो बड़े हिस्सों के बीच की जगह में मिली, जहां पास पास बड़े घेरे और दीवारें हैं। यह यूं ही गिरकर अंदर नहीं गई होगी, क्योंकि इसका रखना बहुत सोच समझकर किया गया लगता है, जैसे किसी ने तय किया हो कि इसे यहीं सील करना है। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान भी करती है और सबसे ज्यादा रोमांचित भी, कि आखिर इंसानी आकृति को दीवार के अंदर बंद क्यों किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी तरह का रक्षक था, जैसे कई संस्कृतियों में लोग घर की नींव में कुछ चीजें दबाते हैं, ताबीज, प्रतीक या कोई निशान, ताकि घर सुरक्षित रहे। यह दुनिया भर में अलग अलग रूप में दिखता है। इसी तरह गोबेकली में भी शायद लोगों ने दीवार के अंदर एक इंसानी आकृति रखी ताकि वह उस जगह की रक्षा करे। लेकिन रक्षा किससे? किसी दुश्मन से, किसी बुरी नजर से, या किसी ऐसी चीज से जिसे हम आज समझ भी नहीं सकते। इस खोज ने एक और सवाल खोल दिया। अगर गोबेकली तेपे को बाद में जानबूझकर मिट्टी से भरकर दबाया गया था, तो क्या यह इंसानी आकृति भी उसी सोच का हिस्सा थी? यानी क्या यह पहले से बंद करने और बचाने वाली मानसिकता का संकेत है, या फिर यह किसी रस्म का हिस्सा था? जैसे निर्माण के समय कोई खास चीज दीवार में बंद कर दी जाती है ताकि वह जगह खास बनी रहे। यह आकृति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोबेकली तेपे में इंसान की झलक बहुत कम मिलती है। यहाँ ज्यादातर जानवर हैं, शिकारी और शिकार, जैसे दुनिया का पूरा मतलब वही हो। अब अचानक दीवार के अंदर इंसान का आ जाना संकेत देता है कि उस द्वार के लोग खुद इंसान को भी एक खास प्रतीक मानते थे, बस उसे सामने नहीं रखते थे। यही वजह है कि गोबेकली का गार्डियन वाली खोज छोटी नहीं है। यह एक संकेत है कि गोबेकली तेपे को समझने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि जब किसी जगह की दीवार के अंदर एक इंसानी आकृति छुपाकर रखी गई हो, तो वह जगह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रहती। वह एक सोच बन जाती है, एक डर बन जाती है, और शायद एक चेतावनी भी। नंबर 5, पत्थर में चेहरा। नई खोजें जो शुरुआती इंसानी सोच को नया मोड़ दे सकती हैं। गोबेकली तेपे की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही अजीब भी है। यहाँ ज्यादातर जगहों पर आपको जानवर ही जानवर दिखते हैं, शेर, सांप, लोमड़ी, पक्षी, बिच्छू। ऐसा लगता है जैसे उस समय के लोग अपनी दुनिया को इंसानों से ज्यादा जानवरों के जरिए समझते थे। लेकिन अब गोबेकली के पास की एक दूसरी जगह, कराहानतेपे, अचानक चर्चा में आ गई है। वजह है पत्थर में उभरते हुए चेहरे, ऐसे चेहरे जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि अब शायद उस पुराने समय की सोच बदल रही थी और इंसान पहली बार खुद इंसान को देखने लगा था। कराहानतेपे में जो नई चीजें सामने आई हैं वे डराने वाली नहीं हैं, लेकिन अजीब जरूर हैं। वहां एक पत्थर की आकृति मिली है जो किसी इंसानी चेहरों वाली चीज जैसी लगती है, और वह चेहरा सामान्य नहीं है। उसकी होंठों वाली जगह पर ऐसा लगता है जैसे होंठ सिले हुए हों, जैसे किसी ने जानबूझकर मुंह बंद करने का संकेत बनाया हो। यह देखकर पहली प्रतिक्रिया यही आती है, ये लोग क्या दिखाना चाहते थे? चुप्पी, डर, कोई नियम, या फिर कोई ऐसी बात जो कहने की नहीं सिर्फ समझने की थी। और यह सिर्फ एक चेहरा नहीं है, वहां और भी चेहरों की नक्काशी मिली है, छोटे छोटे पत्थरों पर, दीवारों पर, अलग अलग जगहों पर। कुछ चेहरों का भाव इतना अजीब है कि वैज्ञानिक भी सीधे अर्थ नहीं निकाल पा रहे। साथ ही वहां एक काला सा मन का भी मिला और उस पर भी 2 चेहरे बनाए गए थे। इतनी छोटी चीज पर चेहरा बनाना अपने आप में बताता है कि चेहरे का मतलब उनके लिए बड़ा था। सवाल है, किसका चेहरा, किसका संकेत, किसकी याद? यहां एक और अहम बात सामने आती है। कराहानतेपे और गोबेकली तेपे पास पास हैं, समय भी बहुत पुराना है, फिर भी दोनों की तस्वीरों की दुनिया अलग लगती है। गोबेकली में जानवर ज्यादा हैं, कराहानतेपे में चेहरे ज्यादा दिख रहे हैं। यह फर्क क्यों है? क्या ये अलग अलग समूह थे? क्या इनके नियम अलग थे?
या फिर ये एक ही इलाके के लोग थे लेकिन उनका तरीका अलग था। पुरातत्व के लोग एक बात कहते हैं, जैसे जैसे इंसान टिक कर रहने लगा वैसे वैसे उसकी नजर बदलने लगी। पहले वह जंगल की तरफ देखता था, जानवर, शिकार, मौसम, नदी, पहाड़। लेकिन जब वह एक जगह रहने लगा, घर बने, पड़ोसी बने, लोग रोज दिखने लगे, तब इंसान की नजर पहली बार चेहरे पर टिकने लगी। पहले उसकी दुनिया जानवरों से भरी थी, बाद में उसकी दुनिया इंसानों से भरने लगी। और इस बदलाव का असर कला में भी दिख सकता है, जानवरों की जगह चेहरे। इसी सोच को समझाने के लिए लोग अक्सर गुफाओं की पेंटिंग का उदाहरण देते हैं। बहुत पुरानी गुफाओं में जानवरों की भरमार है, वहां इंसान का चेहरा कम दिखता है। लेकिन जब बस्तियां बनने लगती हैं तो इंसान की दिलचस्पी इंसान में बढ़ने लगती है। कराहान तेपे में चेहरों का आना इसी दिशा का संकेत माना जा रहा है। यानी यह सिर्फ नक्काशी नहीं बल्कि सोच का बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिर सवाल वही है, ये चेहरे किसके हैं? क्या ये उनके बुजुर्गों की याद है? क्या ये किसी मर चुके व्यक्ति का संकेत है? क्या ये किसी देवता का रूप है, या बस ये बताने का तरीका है कि हम यहां हैं? समस्या यह है कि उस समय की कोई लिखाई नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई नोट नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों को अंदाजा लगाना पड़ता है। कुछ चीजें जगह के हिसाब से समझ आती हैं, लेकिन पूरी बात साफ नहीं होती। एक और दिलचस्प संभावना यह भी उठती है कि शायद यह इलाका एक ही तरह के लोगों का नहीं था। हम अक्सर सोच लेते हैं कि गोबेकली, कराहान तेपे और आसपास के सारे टीले एक ही संस्कृति के हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो सकता है अलग अलग समूह एक ही इलाके में रहते हों, उनके तरीके अलग हों, उनके डर अलग हों, उनकी पूजा अलग हो और शायद उनके बीच झगड़े भी हुए हों। अगर ऐसा हुआ तो गोबेकली में जानवरों की दुनिया और कराहान तेपे में चेहरों की दुनिया, यह फर्क लोगों का फर्क भी हो सकता है। और यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है। गोबेकली में हाल ही में दीवार के अंदर इंसानी आकृति मिली थी, जिसे कुछ लोग गार्डियन कह रहे हैं, और कराहान तेपे में चेहरों की संख्या बढ़ती दिख रही है। यानी पूरे इलाके में इंसानी रूप धीरे धीरे ज्यादा दिखने लगा है। इसका मतलब हो सकता है कि उस समय इंसान अपने आप को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहा था। वह सिर्फ जानवरों की दुनिया का हिस्सा नहीं रह गया था, वह अपनी पहचान बनाने लगा था। लेकिन यह पहचान किस रूप में थी, यह अभी भी रहस्य है। सिले हुए होंठ वाला चेहरा सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। क्या यह किसी तरह का संदेश है कि कुछ बातें छुपाई जाती हैं? क्या यह किसी नियम का संकेत है कि चुप रहो? या फिर यह सिर्फ एक शैली है जो हमें आज अजीब लग रही है? फिलहाल पत्थर में चेहरा वाली ये खोजें एक साफ बात कहती हैं। 12,000 साल पहले का इंसान सिर्फ पत्थर उठाने वाला मजदूर नहीं था। वह सोचता था, वह संकेत बनाता था, वह संदेश छोड़ता था, और उसकी यह भाषा इतनी पुरानी है कि हम आज उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। यही वजह है कि कराहान तेपे के ये चेहरे सिर्फ नक्काशी नहीं है, ये उस पुराने समय की आंखें हैं जो आज भी हमें देख रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या हम सच में उन्हें समझ पाए। आज के वीडियो में इतना ही। गोबेकली तेपे और उसके आसपास के ये संकेत अभी भी हमें वही सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, शुरुआत में इंसान सच में कितना आगे था। अगले भाग में इसी रहस्य की अगली परत खोलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए।